बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव की। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं थी और इन चुनाव के जरिए जम्मू के 10 और कश्मीर घाटी के 10 यानी कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाना है। सभी 20 जिलों में से हर जिले में 14 सीटें हैं। मतलब यह है कि प्रदेश में डीडीसी का चुनाव कुल दोनों जगह मिलाकर 280 सीटों पर है और इन चुनाव के साथ निकाय और पंचायत उपचुनाव भी हैं। तो समझेंगे किस तरीके से ये जो चुनाव हो रहे हैं, इनकी ज़रूरत और बदलाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम की किस तरीके से वहां पर रूरल इंडिया में उसकी जरूरत थी, इस बार के क्या बड़े मुद्दे हैं और आम जनता किस तरीके से उसमें सहभागी नजर आ रही है। हमारे साथ हैं एसपी वैद साहब, हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ आरती टिक्कू सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत वैद साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम इन चुनावों को देखें तो जब ये चुनाव डिक्लेयर हुए थे उस वक्त में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जबकि हम इन चुनावों के बंद में आज चर्चा कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं अब तक के रिस्पांस को और जिस तरीके की जिम्मेदारी खासतौर पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई और अब तक के जो हमारे रुझान या जो जिन इलाकों में चुनाव हुआ है वहां की तस्वीर इशारा करती है? देखिए, जो पहली फेज 2 दिन पहले हुई उसमें लगभग 52% लोगों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन हुई। बावजूद इसके कि टेररिस्ट थ्रेट रहा है कश्मीर वैली में खास तौर पर, और काफी कड़ाके की सर्दी का ये इस वक्त मौसम है, उसके बावजूद भी लोग 52%, 52% पोलिंग एक बहुत अच्छी परसेंटेज है, जिसमें 90 प्लस 100 प्लस उम्र के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ये दिखाता है कि कितना उत्साह है लोगों में। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों में इस जो तीसरी प्रणाली है हमारे पंचायती सिस्टम की, जो पहली बार रियासत में इंप्लीमेंट हो रही है, इसको लेकर किस तरह का उत्साह है लोगों में। और लोग देखना चाहते हैं कि डेवलपमेंट, जो डायरेक्ट पैसा भारत सरकार से आता था, वो ये प्रणाली ना होने की वजह से इनको पैसा नहीं मिल पाता था। अब वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो जिला प्रणाली बनेगी, उसके पास पैसा आएगा। लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो खुद उसको विकास में अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसको देखकर काफी उत्साह। प्रदीप जी, क्योंकि अगर हम देखें कि 370 के बाद ये पहला एक, मैं कहूँ कि ऐसा चुनाव है, बड़ा चुनाव है अगर जम्मू और कश्मीर दोनों में समझा जाए। और जब इससे पहले अगर इन रीजन्स में कहूँ मैं साफ तौर पर, जो पहले जब बंटवारा नहीं था उस तरीके से जो राज्य पुनर्गठन के तहत, वहाँ पर कश्मीर संभाग में करीब 44% के आसपास ही मत पड़े थे। हालांकि वो पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, और जम्मू में करीब 83.5% के आसपास। लेकिन इस बार जैसा कि कहा वैद साहब ने कि जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, वो किस तरीके से आप देखते हैं उसको, और इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका इनिशिएटिव्स या उनके भागीदारी को अगर समझा जाए इन चुनाव में, वो कितनी महत्वपूर्ण नजर आ रही है अब तक? देखिए कविन जी, ये सब आंकड़े सुनकर आप जम्मू कश्मीर को याद कीजिए, जहां 10%, 12%, 7%, 20% पोलिंग को बहुत बड़ी सफलता माना जाता था। आज जम्मू कश्मीर पोलिंग की सिर्फ अगर बात करें तो देश के किसी भी राज्य के समकक्ष खड़ा हो गया है। पिछले 1.25 साल में जो परिवर्तन हुए हैं, जो हो रहा है, पंचायती राज का सिस्टम हो, आरक्षण लागू करने का सिस्टम हो, दूसरे 50 जो सेंट्रल लॉज हैं उनके लागू होने की बात हो, विकास के जो काम हो रहे हैं उनकी बात की, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर को असली आजादी 5 अगस्त 2019 को मिली है। आप बदलाव माहौल में देखिए और उसका असर देखिए।
जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से लोग इन सरकार के इन कदमों में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि पिछले 72 साल से 71 साल से हो क्या रहा था वहां। 1% आबादी है कुल देश की जम्मू कश्मीर में रहती है, जो अविभाजित था उसकी बात कर रहे हैं, लद्दाख को भी मिला दीजिए। और उसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस जाती थी, बाकी राज्यों को जाती है, उसका 10 गुना जो है जम्मू कश्मीर को मिलता था। तो वहां 3 इंडस्ट्री जो है खासतौर से पिछले 30-35 सालों में अगर कहें तो वो डेवलप हुई है। एक आतंकवाद की है, एक भ्रष्टाचार की है, और तीसरी जो है जो पहले से थी पर्यटन। आप ये अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो भारत के पर्यटन स्थलों में पहले 10 में उसकी गिनती ही ना हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का किस तरह से शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। वहां के राजनेताओं ने जो कुछ किया है वो जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया, और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इन चुनाव में भी आप देखिए, वो पहले तो जो है, इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें वो शामिल नहीं हुए। इस चुनाव में भी बड़ा हिला हवाली करते, उनको लगा कि धीरे धीरे वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे, इसलिए इसमें एक गुट बनाकर उन्होंने, अब आप देखिए सब मिल गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो लोग एक साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं थे, वो एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं? क्या कारण है? तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है वो गठजोड़ है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े, साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। और जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए साथ चले, अलग अलग चले, उनके लिए मुश्किल होने ही वाला है। तो ये मैं मानता हूं कि जो पोलिंग परसेंटेज आ रहा है, जिस तरह से लोगों की भागीदारी दिख रही है, और आप देखिए पोलिंग स्टेशन पे पिछले पोलिंग के दिन हमने देखा था, आपके संवाददाताओं ने जो बातचीत की और दूसरे चैनल से भी बातचीत हो रही थी, सबका ये कहना था कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। कोई आजादी की बात नहीं कर रहा है। पूरे कश्मीर में आपको कहीं से आजादी की आवाज नहीं सुनाई देगी इस समय, खासतौर से जो आम जनता है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बदलाव आया है, इसका मतलब है ये बदलाव का माहौल, इस बदलाव की मानसिकता पहले से थी, उसको दबा कर रखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही प्रदीप जी, क्योंकि आरती जिस तरीके से देखते थे इससे पहले कि जब चुनाव होते थे, अगर दोनों ही रीजन में कहें, वहां पर वोटिंग परसेंटेज, जो कि कहते हैं कि जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में वो एक बैरोमीटर की तरह नजर आता है, और दूसरा जिसका इशारा किया वैसा में कि पहले अलग अलग तरीके के फरमान जारी होते थे, एक फियर क्रिएट किया जाता था, उसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश होती थी, जनता को कहीं ना कहीं उसके नीचे, उसके किनारे दबाने की कोशिश होती थी। वो सब कुछ अब इस तस्वीर से गायब है, और लोकतंत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है जो देश के बाकी राज्यों में थी, उसको भी यहाँ पर जनता अपनाने को किस तरीके से आतुर है, ये हमें अब तक के चुनाव के जो अब तक का प्रोसेस है वो शायद बताता है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये कहना कि टेररिज्म खत्म हो गया या उस तरह के जो फियर है टेरर अटैक्स के, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। बट उसके बावजूद जो अहम बात है कि टेररिज्म के फेयर के बावजूद भी लोग निकल के आए हैं, जबकि हमने देखा कि 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लोग नहीं निकले, इतना डर का माहौल था, इतना खौफ था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इसमें आज माननी पड़ेगी वो ये है कि पिछले 70 साल में एक जो कंफ्यूजन था, जो कई सारी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने एनकैश किया था, जो कंफ्यूजन था कि जम्मू कश्मीर जो है क्या वो वाकई हिंदुस्तान का अटूट अंग है, कि ये भी हो सकता है कि ऑटोनॉमी मिलेगी, या ये भी हो सकता है आजादी मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान चला जाएगा जम्मू कश्मीर। वो कंफ्यूजन खत्म किया लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई और 370 आर्टिकल जो है और 35 जो आर्टिकल है वो नलिफाई हुए। उसकी वजह से
मैं ये कहूंगी कि उसके बाद जो काफी सारी बातें हुई या उससे पहले जो काफी सारी राजनीतिक दलों ने कश्मीर के बातें की, वो ये थी कि अब तो झंडा जो हिंदुस्तान का है यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है। देखिए पूरे पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी पिछले 20 साल में जो उन्होंने कहा कश्मीरियों को कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का रवैया कुछ और है, बाकी हिंदुस्तान में पूरा लोकतंत्र है लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, जबकि वो लोकतंत्र के बेनिफिशियरीज थे। लेकिन अगर आप लोकतंत्र को वाकई समझना चाहते हैं तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि पंचायत जो आम आदमी है वो एम्पावर है कि नहीं, जो गरीब से गरीब आदमी है उसको वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है कि नहीं है लोकतंत्र में। और ये जो डीडीसी के इलेक्शंस है, ये पंचायत इलेक्शंस है, ये ग्रास रूट लेवल तक लोकतंत्र को ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है कि मेजॉरिटी लोग 52% जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, वो कोई छोटा नंबर नहीं है, 5% या 10% नहीं है। 50% आपका एवरेज आ गया, लेकिन 50% क्रॉस करके 52% है। तो मैं कहूंगी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं कश्मीर के, जो कि हम बहुत समय से कहते आ रहे थे कि मेजॉरिटी जो कश्मीर के लोग हैं वो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं, वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में यकीन करते हैं और उनको वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है, उनको मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे कि भारत के बाकी सिटीजन्स जीते हैं। तो यही वजह है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इससे पहले के चुनाव में बाइकॉट का नारा लेकर खड़ी होती थी, वो खुद इस चुनाव में भले ही किसी अलायंस के साथ हों, लेकिन वहां पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आते हैं। एसपी वैद सर, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जो कि आरती करी थी, मैं उसे थोड़ा सा अगर समझना चाहूँ। एक तो किस तरीके से जब लोकतंत्र और इस तरीके के चुनाव के जरिए ग्रास रूट पर हम देखते हैं उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसका इम्पैक्ट वहां पर सिक्योरिटी चाहे मसले को समझें या फिर जो आम जनता के बीच में एक टेरर क्रिएट करने की बात होती थी, एक भय फैलाने की बात होती थी, वो कितना ध्वस्त होता नजर आ रहा है इन चुनावों के जरिए या इसके दरमियान? देखिए, जैसे आरती जी कह रही थी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बहुत किस्म की एप्रीहेंशन बताई कि झंडा नहीं कोई उठाएगा। आज उसी झंडे के नीचे ये सारी पोलिंग हो रही है, यहाँ कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये इलेक्शन हो रही है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ 35 साल सर्विस भी की और उससे पहले मैं यहाँ का रहने वाला भी हूँ। मैंने पंचायत घर देखे लेकिन उसमें एक्टिविटी नहीं देखी। पंचायत घर की बिल्डिंग होती थी लेकिन उसमें एक्चुअली जो पंचायत का काम है वो होता हुआ कभी नहीं देखा। और ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो बात ही मत करिए। तो जो आज ये जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बनना चाहते थे जो 5 अगस्त से पहले, उन्होंने आम लोगों को पंचायती राज जो हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जमीनी सतह की डेमोक्रेसी है, लोगों को डिनाई की। आज पहली बार लोग महसूस कर रहे हैं कि उनको एम्पावर किया जा रहा है, वो अपनी डेवलपमेंट अपने हाथ से कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग आ रही है। ये सिनेरियो उन्होंने नहीं देखा था जो पूरे भारत में था, लेकिन यहां वो डिनाई किया गया। ये एक मिसयूज कहूंगा मैं 370 का, जिसको जैसे बहुत सारे मिसयूज है, उसमें ये भी एक मिसयूज है कि आम लोगों को ये डिनाई किया गया। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग्स होती थी, जिसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स होते थे और उस इलाके के मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए होते थे। तो उसको नीचे लेवल तक के रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई से नहीं होता था, उनकी कोई आवाज नहीं होती थी। तो पहली बार ये इलेक्शंस करवाकर भारत सरकार ने इंश्योर किया कि यहाँ
लोकल लीडरशिप डेवलप होगी, ना कि कुछ वही 70 एमएलए जो है उन्हीं के हाथ में पावर रहेगी। अब ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन की वजह से नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, नए लड़के, नए यंग बच्चे और बच्चियां इसमें आ रहे हैं। तो इससे एक आने वाले दिन में नक्शा बदल जाएगा जम्मू कश्मीर का, नई लीडरशिप पैदा होगी और लोगों का इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे बेहतर तरीके से होगा। तो बाकी टेररिस्ट की जो आतंकवादियों की वो रहती थी, इसके होने से वो डर भी खत्म हो जाएगा। ओके प्रदीप जी, क्योंकि जब ग्रास रूट लेवल तक अगर डेमोक्रेसी नहीं है, पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि असल में वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि असल में सरकार की ओर से या सरकारों की ओर से ज़मीन के लिए क्या स्कीम्स और किस तरीके के फंड या क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए लागू हो रही हैं, जिनसे वो वंचित है, क्योंकि वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है, एक लेवल पर जाकर। ये व्यवस्था आने के बाद जम्मू कश्मीर में जो चाहत थी डेवलपमेंट की ग्रास रूट लेवल पर, वो किस तरीके से सपना लोगों के लिए साकार होता नजर आने वाला है, और क्या इसकी कमी के चलते ही जो आतंकवाद की तरफ थोड़ा बहुत रुझान नजर आता था या बरगलाने की कोशिश होती थी वो कामयाब भी होते थे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए 1.25 साल में जो फर्क देखिए आप, आज क्यों नहीं कोई युवा पत्थर उठा रहा है? ऐसा नहीं है कि 1.25 साल में सबको रोजगार मिल गया है, ऐसा नहीं है कि सबकी जो है आर्थिक स्थिति एकदम से बदल गई है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि ये उनको बरगलाया जा रहा था।